नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि आलमी सतह पर ऐसा लगता है कि जहाँ पर सियासी बेचैनी पाई जाती है वैसे ही अब खेल के मैदान में भी बेचैनी का आगाज़ हो चुका है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है। ऐसे में बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है वो मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने पर काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी बरहम है। और उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हिंदुस्तान में खेले जाने वाले थे, बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया ICC से कि वो हिंदुस्तान के मैदानों में जो मैचेस, हिंदुस्तान के ग्राउंड्स में या हिंदुस्तान के स्टेडियम्स में जो बांग्लादेश के मैचेस है उसे श्रीलंका मुंतकिल कर दे। अगर मुंतकिल नहीं करेंगे तो फिर हम इस टूर्नामेंट से का बाइकाट करेंगे, टूर्नामेंट में शामिल नहीं होंगे। इस तरह की बात BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कही थी। और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि हम इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सेक्रेटरी है या चेयरमैन है, सरबराह हैं, वो है अमित शाह के बेटे जय शाह। जय शाह के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट से उन्हें कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ICC का चेयरमैन बना दिया गया है। चूंकि BCCI दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो ऐसे में जय शाह की जो चल रही है। तो बहरहाल दुबई में इजलास मुनक़िद हुआ और फिर कल रात जय शाह की मौजूदगी में आप देखेंगे कि ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल रवाना किया और कहा कि आप को टीम में अगर आप यानी क्रिकेट टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होते हैं तो फिर स्कॉटलैंड को आपकी जगह शामिल कर लिया जाएगा, ये बात कही गई है। इसी दौरान ये भी इत्तला मिली है कि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपना मौक़िफ़ जल्द ही वाज़ेह कर देंगे, हम पूरी तरह बांग्लादेश के साथ ठहरे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ICC किसी को डिक्टेट नहीं करवा सकता या BCCI किसी को डिक्टेट नहीं करवा सकता। तो बहरहाल अब पाकिस्तान भी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश देश का साथ देते हुए इस टूर्नामेंट का बाइकाट कर सकता है, यानी T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट कर सकता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है, तो फिर बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह किस टीम को शामिल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सरबराह हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरूनी दौरे पर हैं और वो दौरे से वापस आते ही इस सिलसिले में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान यानी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सारे मैचेस श्रीलंका में खेले जाने वाले हैं। अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कम से कम 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर पाकिस्तान भी इसका बाइकाट करता है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को 1000 से लेकर 1500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो पहली खबर ये रही सज्जा साहब। और आपको ये भी बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान IPL इंडियन प्रीमियर लीग की में शामिल किए गए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की टीम है। लेकिन आपने देखा कि बांग्लादेश में जैसे ही हिंदुओं पर जुल्म किया जाने लगा, यहाँ के जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया जाए, हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। तो बहरहाल शाहरुख खान की क्रिकेट जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, अब उन्हें निकाल दिया, टीम से बाहर कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं, कम्युनल फोर्सेस है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में या उनसे मुतालबा करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, ये बुज़दिल हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत शेख हसीना वाजिद को हिंदुस्तान में पनाह दिए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हिंदुस्तान में मौजूदगी पर फिरकावाना जो कम्युनल फोर्सेस है वो वज़ीर-ए-आज़म को कुछ कहने से डरती हैं या मरती हैं। हम सवाल करेंगे सज्जाद साहब से। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे इलेक्शन का जो है गहमा गहमी शुरू हो गई है बांग्लादेश में। तो एक जानिब इलेक्शन की गहमा गहमी जो है अपने उरूज पे है, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान जो है ऐसा मालूम होता है कि बांग्लादेश से अपने जो है अज़ली दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। जब से शेख हसीना का जो है इक़्तिदार ख़त्म हुआ, वहाँ पे शेख हसीना माजूल होके जो है राह फरार अख्तियार करके इंडिया में आई हैं, उस वक्त से ही
बांग्लादेश के हालात पे इंडिया जो है बहुत तशवीश में मुब्तला रहा है और जो है बीजेपी हुकूमत भी जो है इस मामले को लेकर तशवीश का गाहे माहे इजहार करती रही है। वज़ीर ख़ारजा भी जो है इस मसले पे बरमला बोलते रहे हैं। देखिए, अहम बात यह है कि वहाँ पे एक बहरानी कैफियत जो है, सियासी बहरान बांग्लादेश में चल रहा है। अब सियासी बहरान का बीच में जो है कुछ वाक़यात हुए हैं, नाखुशगवार वाक़यात। वहाँ पे अक़लियती कम्युनिटी जो है कुछ हिंदुओं पे जो है मॉब लिंचिंग उनकी हुई, कई वजूहात थी वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उस मसले को लेके हिंदुस्तान तशवीश पे मुब्तला है। दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से भी कई बार जो है इस तरह के वाक़यात पे तशवीश ज़ाहिर की गई है, सरदरिश की गई है, इंतबा दिया गया है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के जो सरबराह हैं मौजूदा जो है अबूरी हुक्मरान हैं, उनको बारहा जो है मकतूब रवाना किए गए हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के अब फ़िलहाल जो है अबूरी हुक्मरान हैं, उन्होंने बारहा कहा कि हम जो है अपने मुल्क में किसी के साथ भी किसी किस्म का जुल्म होने नहीं देंगे, क़ानून की पासदारी की जाएगी, क़ानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जिस तरह के मॉब लिंचिंग के कुछ वाक़यात हुए हैं, तो उन जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है, अंजाम दी है, ये जुर्म किया है, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इस तरह का जो है कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, किसी के भी ख़िलाफ़ किसी को जो है क़ानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो है बांग्लादेश का ये दाखिली मामला है और हिंदुस्तान को इस मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान को मशवरा भी दिया था। बहरहाल जो है उसके बावजूद जिस तरह का अब ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपना लिया है। ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपना लिया है, इंतहाई जो है सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाते हुए। जिस तरीके से आपको याद होगा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जब IPL की टीम, शाहरुख खान की टीम ने जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने ख़रीदा था, तो उस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा हो गया। फिर उसके बाद हालात इस कदर ख़राब हुए कि BCCI ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है इस मामले पे सरजनिश की और हिदायत जारी की जो है IPL को कि उनको हटाया जाए, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को हटाया जाए। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं है, ये माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है BCCI की जानिब से इस तरह की जो है सख्त कार्रवाई की हिदायत पहली बार देखने में आई है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बार बार ये कहा गया, देखिए शाहरुख खान ने तो इस सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। बिल्कुल, BCCI की जानिब से हुक्मनामा जारी होने के बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से हटा दिया गया था और उनको जो है अलग कर दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश में बड़ी तनकीद हुई थी। बांग्लादेश ने कहा था कि खेल को जो है सियासत से अलग रहना चाहिए। देखिए, हम माजी में भी देखते हैं कि किसी ज़माने में जब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की तल्खियाँ हुआ करते थे, तो उस वक्त जो है पाकिस्तानी फ़नकारों का बाइकाट किया जाता था, पाकिस्तानी क्रिकेट का बाइकाट किया जाता था और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में खेलने के ख़िलाफ़ धमकियाँ दी जाती थी। लेकिन ये जो सारी धमकियाँ होती थीं या फिर ये बाइकाट होता था, ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं होता था। सियासी जमातें जो है इस मामले में मैदान में आती थीं या फिर जो है दीगर लोग, जैसे फिल्म वाले हैं, अगर पाकिस्तानी फ़नकारों को बाइकाट करने की बात आती तो फिल्म के कुछ लोग जो है इसकी मुखालिफत करते थे और कुछ लोग इसकी हिमायत भी करते थे। तो बहरहाल अब जो सिचुएशन है ये ज़्यादा संगीन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ ऑफिशियली जो है मामला तय हो रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से T20 में बांग्लादेश को शामिल न करने का फ़ैसला किया गया है, उसको देख के पाकिस्तान ने भी जो है ये धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया तो हम भी जो है T20 में शामिल नहीं होंगे, हम भी T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बाइकाट करेंगे, ये पाकिस्तान का कहना है। देखिए, फिर भी पाकिस्तान ने जैसा कि अभी आपने कहा, पाकिस्तान ने कहा है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद जो है हम फैसला लेंगे। तो यकीनन अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन एक बात तो है कि फ़िलहाल बांग्लादेश के हवाले से
इस मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं। बांग्लादेश के हवाले से इस मुल्क में जो है एक बेचैनी पैदा हो रही है और बांग्लादेश के हवाले से इस मुल्क में नफ़रत बढ़ रही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, नफ़रत का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, हजूमी तशद्दुद का सवाल है, आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उन्हें ज़वाल से दो चार कर दिया गया, तो उसके बाद जिस तरह तशद्दुद फूट पड़ा, उसमें यह बताया जाता है कि 3 हिंदू नौजवानों को या 3 हिंदू अफराद का वहाँ पर हजूमी तशद्दुद में कत्ल कर दिया गया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि यह हजूमी तशद्दुद की जो बीमारी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है और ये वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। और आप देखेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में मजहबी जुनून पसंद फ़िरका परस्त दरिंदे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में भी फ़िरका परस्त दरिंदे बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं। हुकूमत भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ के फ़िरका परस्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वहाँ के जुनून पसंदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वहाँ के मजहबी जो जुनून पसंद है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। याद रखिए, मजहबी होना और मजहबी जुनून पसंद होना, इसमें तो काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। जो मजहबी होते हैं कभी वो अल्लाह के बंदों को नुकसान नहीं पहुँचाते, यहाँ तक के पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसकी पूरी तरह मदद करते हैं। और जहां तक मजहबी जुनून पसंदी का सवाल है, ये दरिंदे सिवाय अपने मजहब को बदनाम करने के और कुछ नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान में आजकल वो ही हो रहा है। अब हिंदुस्तान में आप देखेंगे मुस्तफिजुर रहमान को इस बहाने से IPL से निकाल दिया गया क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद या ज़वाल से दो चार होने के बाद वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 हिंदुओं को हुजूमी तशद्दुद में हलाक किया गया। लेकिन शर्म की बात है और मोदी हुकूमत के लिए खास तौर पर शर्म की बात है कि यहां पर कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, यहां किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा। लेकिन आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान यानी बांग्लादेश में जो वाकयात रोनुमा हुए उसके बाद कम अज कम 4 मुसलमानों को और 1 दलित को ये आप देखेंगे कि किस तरह हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। और इससे आपको ये बता दूं कि अभी एक खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 2 अलग-अलग वाकयात पेश आए हैं जहां पर मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 2 माइग्रेंट मुस्लिम वर्कर्स को हुजूमी तशद्दुद के जरिए हलाक कर दिया गया। एक वाकया जो आंध्र प्रदेश में पेश आया, आप बता दें कि आंध्र प्रदेश जहां जहां बीजेपी है वहां तबाही और बर्बादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए, बीजेपी के दर इख्तिदार रियासतें देखिए, वहां पर मुसलमानों पर और दलितों पर, ईसाइयों पर किस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप पूरे मीडिया रिपोर्ट्स का जायजा ले सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इंटरनेशनल जो बॉडीज है, उनका आप जायजा ले सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स का जायजा ले सकते हैं। फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट्स हैं उसका जायजा ले सकते हैं। हुकूक इंसानी के जो जहदकार है, इंसानी हुकूक के जो जहदकार है, उनके रिपोर्ट्स का जायजा ले सकते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत में और खासतौर पर बीजेपी के दर इख्तिदार रियासतों में मुसलमानों का और ईसाइयों का जीना यानी हराम करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन याद रखिए, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बहरहाल आज ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन ये बुज़दिल हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी इख्तिदार में शामिल है और उसके बाद देखेंगे कि वहां पर हुजूमी तशद्दुद में एक शख्स का 32 साल मंजूर आलम का कत्ल कर दिया जाता है। और आप देखेंगे कि उसे इसलिए कत्ल किया जाता है कि वो बंगाली स्पीकिंग शख्स था, मुसलमान था, वो बंगाली जबान बोलने वाला था, तो उसे कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद आपको देखोगे तमिलनाडु में 19 साल आलमगीर मुंडल का कत्ल किया गया और यह कहा गया कि आलमगीर मुंडल को कत्ल करने से पहले मगर उनके घर वालों को एक फोन आता है और कहा जाता है कि 25 लाख रुपए दीजिए, हम आपके आदमी को छोड़ देंगे। तो बहरहाल ये गरीब खानदान 5000 रुपए रवाना करता है और इसे खबर मिलती है कि मंजूर आलम को कत्ल करके पटरियों पर डाल दिया गया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि फिरका परस्त दरिंदे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो फिर ये जो वाकयात हो रहे हैं जहां पर मुसलमान, मगरबी बंगाल के जो मुसलमान हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अब ये फर्ज बनता है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का कि खास तौर पर जो मुस्लिम मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका बाकायदा इंश्योरेंस करवाएं। और जब इंश्योरेंस में ये अगर इस तरह की हलाकतें होती है तो इंश्योरेंस कंपनियों को जो हाथ चुनना लगेगा, उसके बाद में एहसास होगा कि वो किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। और हुकूमत कहेगी कि भाई ऐसा मत कत्ल कीजिए वरना हमें इंश्योरेंस की रकम देनी पड़ेगी। तो इस तरह ये बचाया जा सकता है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कहा है कि ये इंतखाबात की वजह से बांग्लादेश के इस तरह की हरकतें हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात जो हैं उसमें सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और इन लोगों को आपको बता दूं कि फिरका परस्त दरिंदों को, कि हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है, इनको इख्तिदार की परवाह है, इनको हुकूमत की परवाह है। और आपको बता दूं कि ये एजेंडा वगैरह जो बात करते हैं ये कुछ भी नहीं है। आप इवन ये शंकराचार्य की बेइज्जती कर देते हैं।
कि बिल्कुल यकीनन देखिए, यही देखिए माघ मेले के मौके पे इलाहाबाद में हाँ हाँ। जिस तरीके से जो है आचार्य का के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीज़ी की गई, उसके बाद कांग्रेस ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस के पवन खेरा ने, और उन्होंने साफ तौर पे कहा, उन्होंने पूरी जो है सीरीज बयान की। उन्होंने जो है 10 साला बीजेपी के दौरे इख्तिदार का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल क्या कहा, था? बिल्कुल उन्होंने कहा कि इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको धर्म से अक़ीदत है, ये लोग सिर्फ सियासत करते हैं, इनको सिर्फ माल चाहिए, ये लोग जो है मालदारों की जो है सरपरस्ती करते हैं, मालदारों को सहूलतें देते हैं, मालदारों की इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि कुंभ मेले में किसके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट था, साधुओं के लिए, संतों के लिए नहीं था। अगर वाकई आपका मजहबी अक़ीदा जो है सच्चा होता तो फिर आप साधु संतों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट का जो है इंतज़ाम करते, लेकिन आपने साधु संतों को तो ऐसे ही छोड़ दिया खुले मैदान में हज़ारों लोगों के बीच में, जबकि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया फिल्म स्टारों को, सनतकारों को, बड़े बड़े सरमायाकारों को, सनतकारों को। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी जो है बात क्या हो सकती है कि फिल्म स्टारों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था जी हाँ, जी हाँ। जब कुंभ मेले में स्नान का मामला जी आया जी जी। था, लेकिन साधु संतों को जो है कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। और वही सिलसिला माघ मेले में भी, माघ मेला एक बड़ा जो है जी हाँ, जी हाँ। त्यौहार है, ख़ासतौर पे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, और उस त्यौहार के मौके पे लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। इलाहाबाद के संगम जो अक़ीदत मुक़द्दस माना जाता है, तो उस संगम पे जाके लोग जो है शाही स्नान करते जी हैं। हाँ। तो शाही स्नान का ये रिवाज, उनका ये कहना था कि ये रिवाज तो मुगलिया सल्तनत से अकबर चला के आ रहा ज़माने है। से ये। बिल्कुल, ये अकबर के ज़माने से, मुगलिया सल्तनत से ये और रिवाज। कुंभ मेला है, वो भी रिवायत उन्होंने डाली है, कुंभ मेले की रिवायत। बिल्कुल। तो इनका ये कहना था कि मुग़लों ने कभी जो है किसी साधु संत को ना रोका, ना बदतमीज़ी की, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आज के धर्म के ठेकेदार उनको रोक रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनकी छतरी गिरा दी गई, उनके साथ आए लोगों को मारा पीटा गया, उनके जो है पूरी तरीके से उनके साथ बेइज्जती की गई। और अब जो है बीजेपी के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि वो आचार्य ही नहीं है, उनका आचार्य का लक़ब छीन लेना चाहिए, तो पवन खेरा ने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जो सवाल करेगी बीजेपी उसकी जी, दुश्मन हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का देखिए, इससे पहले संजय राउत ने भी कहा था, बिहार इलेक्शन से पहले संजय राउत ने दो टोक अंदाज में कहा था। संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मोदी का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने कहा था कि ये धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। इस मुल्क में 150 करोड़ लोग रहते हैं और ये धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। ये ज़बरदस्ती जो है इक़्तिदार में आने के बाद अपने आप को धर्म का ठेकेदार बना के जो है ये नौटंकी कर रहे हैं। ये संजय राउत के सख्त अल्फाज़ हैं। तो बहरहाल जो है अब कांग्रेस के पवन खेरा ने भी देखिए ऑफिशियली मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में कांग्रेस के हेड ऑफिस में ऑफिशियली मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक अंदाज में कहा कि इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ये धर्म की जो है कोई इज़्ज़त नहीं करते, इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग जो है ऐशपरस्त लोग हैं, इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको दौलत चाहिए और इनको दौलतमंदों का सहारा चाहिए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ दौलतमंदों की बात करते हैं, दौलतमंदों के साथ चलते हैं। और मजहबी लोग, जो भी मजहबी लोग हैं, जो भी मजहबी लोग इनके ख़िलाफ़ जाते हैं, ये लोग जो है उनके दुश्मन हो जाते हैं। पहले नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी का मजहबी चोला पहनने का सवाल है, तो आपको बता दूं कि चोला हो या चोली हो, आपके पहनने का सवाल है, तो आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीजेपी को हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ी और जाली हमदर्दी का इजहार करती है, जबकि उसे अपने यानी इक़्तिदार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इक़्तिदार को वो अजीज़ रखती है और अपने इक़्तिदार के लिए वो कुछ भी कर सकती है अपने बरकरारी के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। आपको बता दूँ कि हुकूमत अगर करनी हो तो फिर फलाही
रियासत का तस्वुर को अपनाना होगा और ख़ास तौर पर आवाम की बहबूद के लिए इक़दाम करने चाहिए। आवाम की जो सहूलतों के लिए इक़दाम किए जाते हैं वो ही हुकूमत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि हम आपको हैदराबाद के नामपल्ली लिए चलते हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अच्छा खासा तो अरसा लग गया है, लेकिन अब जीएचएमसी का मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड यानी खुद ऑटोमेटेड यानी खुद मुक्त जो खुद ब खुद चलने वाला ऑटोमेटेड पे जो कार पार्किंग है वो उसका इफ्तिताह कल किया जाने वाला है। आपको बता दूं तकरीबन 150 करोड़ रुपए के यानी लागत से ये ऑटोमेटेड पार्किंग लॉट तैयार किया गया है। 12 मंजिला पार्किंग है ये, और इसमें तकरीबन ये कहा जाता है 15 मंजिला है, सॉरी, इसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन 10 फ्लोर्स पर पार्किंग की जाएगी और जहां पर 1200 कारों के रखने की गुंजाइश है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जीएचएमसी का ये अपनी तर्ज का, ये अपनी नौइयत का ये पहला ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम है। और इस पार्किंग सिस्टम को बताइए कि किस तरह रोबोटिक पार्किंग सिस्टम इसे बनाया गया है, यानी रोबोट इसमें बहुत ही अहम खिदमत अंजाम देते हैं। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो सर्विलेंस होता है उसका किरदार है। ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें ये ईवी चार्जिंग स्टेशन भी पाया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हैदराबाद तरक्की की राह पर गामज़न है, क्योंकि यहाँ पर अमन अमान है, यहाँ पर लाइन ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। लेकिन फ़िरका परस्त दरिंदों ने हालिया अरसे के दौरान पुराना पुल, कभी वो दरवाज़ा हुआ करता था, अब वो मंदिर में तब्दील हो गया है, या फिर आप देखेंगे कि गैर कानूनी ढांचे में तब्दील हो गया है। तो ऐसे में वहाँ पर तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की गई, फसादात बर्पा करने की कोशिश की गई। लेकिन हैदराबाद पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए तो उसने हालात पर काबू पा लिया। हैदराबाद पुलिस हो या फिर इंटेलिजेंस की एजेंसीज हो या फिर आप देखेंगे कि स्पेशल ब्रांच हो या फिर हुकूमत हो, उनको ये अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि हैदराबाद हो या तेलंगाना अगर तरक्की करना चाहता है तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा और बेहतर रखना होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ऑटोमेटेड पार्किंग आप देखेंगे कि नामपल्ली में कायम कर दी गई है, लेकिन पुराने शहर को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है इस मामले में। खास तौर पर आप देखेंगे कि खिलबत के पास इसके लिए एक अच्छी खासी अराजी जो है, पहले कहा जाता था कि ये खजाना आमरा कहा जाता था, वहाँ पर अगर आप ये ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम कायम किया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन जैसा कि आपने कहा, हैदराबाद की जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। जी जी, ये शहर जो है अब तक दुनिया के या हिंदुस्तान के जो है आइडियल शहरों में इसका शुमार होता था। लोग कहते थे कि रहने के लिए, जीने के लिए और जो है आम आदमी के लिए शहर बहुत ज़्यादा जो है मुनासिब मौजू है। लेकिन इस शहर की मुनासिबत, इस शहर की मौजूनियत, इस शहर की अमन पसंदी अब इस शहर के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, माइग्रेट होके यहाँ पे रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, जिसके नतीजे में आज इस शहर की ट्रैफिक इतनी खौफनाक हो गई है कि लोग सड़क पे जाने से आज खौफ खाने लगे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इतनी, देखिए मेडचल से लेके लोगों का बोलना है कि आप मेडचल से आगाज़ करेंगे निज़ामाबाद रोड पे, जी जी, तो आप जो है नलगुंडा रोड पे रामोजी फिल्म सिटी तक तकरीबन 70 किलोमीटर का ये फासले की ये रोड है। इस रोड पे आपको जो है शाम के औकात में, सुबह के औकात में सिवाय रेंगने के कोई जो है चारा नहीं है, इतनी बुरी हालत है। तो बहरहाल साथ ही साथ ये भी एक शहर का बड़ा इशू बन गया है पार्किंग। जी हाँ, मसला बढ़ गया, बहुत बड़ा मसला बन गया है। जहाँ सड़कों पे ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, वहीं लोग अपनी गाड़ियों में अगर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए तो उनके लिए गाड़ी ठहराना दर्द सरी है। बिल्कुल, आप कहीं नहीं ठहरा सकते गाड़ी। आप जहाँ जाएंगे वहाँ जो है या तो ट्रैफिक का मसला होगा या फिर जो है आप किसी दुकान के सामने गाड़ी ठहरा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ के मुकामी लोग एतराज़ करेंगे। तो ऐसी सूरत में एक बेहतरीन आला मेयार के, बैनुल-अक़वामी मेयार के कार पार्किंग की यहाँ सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी इस शहर में। बल्कि एक की नहीं बल्कि मुख्तलिफ जितने मार्केट हैं, जितने बाज़ार हैं, जितने जो है मराकिज़ हैं, शॉपिंग के मराकिज़ हैं, वहाँ हर जगह जो है कार पार्किंग की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो इसी ज़रूरत के पेश नज़र अभी जो है यहाँ नामपल्ली पे एक कार पार्किंग सेंटर कायम किया गया है, जिसमें जो है कारों की सहूलत के लिए, ज़ाहिर सी बात है जगह तंग है, जगह कम है,
जहाँ आबादी है, घनी आबादी है, जहाँ बाज़ार है वहाँ मैदान नहीं है, वहाँ खुली सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे जो है खुले एरिया नहीं है। तो ऐसे में मल्टी स्टोरी पार्किंग की जो है जी हाँ, ज़रूरत बहुत महसूस की जा रही थी। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आखिरकार जीएचएमसी ने ये जो है एक बड़ा कदम उठाया है। यकीनन अगर ये कार पार्किंग जो है कामयाब हो जाती है तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे। मुख्तलिफ़ मकामात में इस तरह की जो है हमा मंजिला जो है कार पार्किंग शायद जो है कायम किए जाएं, जिससे कि कार नशीन लोगों को बहुत सहूलत होगी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं और अब इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि बेटियों से है। बेटियों की अगर बात करते हैं तो उनकी जो मुस्कुराहट होती है, उनकी जो आंखों में चमक होती है, अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है। ख़ास तौर पर बेटियां बाप से किस कदर मोहब्बत करती हैं, उन्हें लिपेट जाती हैं, उन्हें किस करती हैं, उन्हें चूमती हैं, उनका बोसा लेती हैं, उनके पेशानी को चूमती हैं, अपने उनके सीने से लपट जाती हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है। और जिस घर में बेटियाँ होती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर को खुशखबरी भी सुनाई है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपकी एक बेटी भी होती है, आप उसके अच्छी तरह तालीम और तरबियत करते हैं, उसको और उसकी तरबियत करके उसका घर बसाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बेटी जो होती है वो रोटी होती है, और ख़ुद हमारे हिंदुस्तान में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। और हम अपनी बेटी को रहमत कहते हैं, हम अपनी बेटी को मोहब्बत कहते हैं, हम अपनी बेटी को राहत कहते हैं, और अपने सीने की ठंडक कहते हैं हम अपनी बेटी को। तो बेटी बेटी होती है। तो आपको बताने का मतलब यह है कि एक दरिंदे सिफत शख्स ने, आपको बता दूं कि एक बेटी को जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, अपने बाप से खेला करती थी, अपने माँ के साथ खेला करती थी, उस दरिंदे ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया, इस कदर ज़दोकोब किया, इस कदर ज़दोकोब किया कि वो बच्ची अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी, और पापा पापा कहते हुए ना थकने वाली 4 साल गुड़िया अपने बाप के हाथों ही कत्ल कर दी गई। और आपको बता दूं, सिर्फ को उसका कोई बड़ा मसला भी नहीं था, बहुत बड़ा यानी कोई तनाज़ा भी नहीं था। सिर्फ लड़की से बाप ने कहा कि 50 तक गिनती सुनाओ, गिनती करके बताओ। तो लड़की 50 तक गिनती गिनने में वो नाकाम हो गई, जिसके साथ ही ये दरिंदा सिफत जिसका नाम बताया जाता है कृष्णा जायसवाल, और ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। योगी, आप अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश का नाम आते ही योगी का नाम भी आ जाता है, जुल्म का नाम आते ही योगी का नाम ही आता है, बुलडोज़र का नाम आते ही योगी का नाम आ जाता है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि इसका ताल्लुक़ भी उत्तर प्रदेश से था और है। कृष्णा जायसवाल वो अपनी बीवी के साथ फरीदाबाद में, यानी हरियाणा के फरीदाबाद में रह रहा था, एक किराए के मकान में, और दोनों एक खान की कंपनी में काम करते थे। तो बहरहाल बीवी जब नौकरी जाती तो ये बच्ची को देखभाल करता, और ये जब नौकरी जाता तो बीवी अपने बेटी की देखभाल करती। तो बहरहाल बीवी नौकरी पर थी, और इस दरिंदे ने बेटी से कहा कि 50 तक गिनती सुनाओ, लेकिन बच्ची नाकाम रही। तब उसने बच्ची को शदीद ज़दोकोब किया, और इस कदर ज़्यादा ज़दोकोब किया कि वो बेहोश हो गई, और यह दरिंदा उसे लेकर एक सरकारी अस्पताल जाता है। अस्पताल में कहा जाता है, कहता है कि ये बच्ची खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी, और बहरहाल उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और ये दरिंदा उसकी माँ को फ़ोन करके कहता है कि बच्ची सीढ़ियों से खेलते खेलते गिर गई है। जब माँ अस्पताल पहुँच कर देखती है तो बच्ची के जिस्म पर कई ज़रबात पाए जाते हैं, ज़ख्मों के निशानात पाए जाते हैं, जिसके पर शक होता है। और वो खातून यानी जो माँ है मुतवफ़ी लड़की की, वो पुलिस में रिपोर्ट करती है, और पता चलता है पूछताछ पर कि इसने कत्ल कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस कदर खोखला साबित हो रहा है। सजा साहब जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही हौलनाक खबर है, बहुत ही बड़ा जो है दर्दनाक अलमनाक सानहा है कि एक बाप ने ही अपने मासूम बच्चे की जान ले ली। इससे बड़ी दहशत, इससे बड़ी जो है वहशत और क्या हो सकती है। यकीनन देखिए, सुनने में ही जो है ये अजीब सा लग रहा है कि जो है क्या जो है हालात हो गए हैं कि कैसे जो है एक बाप अपने बेटे को, वो भी कोई गलती नहीं है बेटे की। देखिए बहुत सारी मिसालें हैं, बाप बेटियों पे जान देता है, वहीं जो है ये अगर इस तरह का एक दर्दनाक वाक़या होता है तो यकीनन जो है माशरा हिल के रह जाता है, माशरा दहल के रह जाता है, और जो है लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये माशरा कहाँ जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत ही जो है दर्दनाक खबर है कि एक बाप ने महज पूरी गिनती ना करने पर अपने 4 साल के मासूम बच्चे को जो है पीट पीट के इतना पीटा कि उसकी मौत वाक़ हो गई। यकीनन ये बहुत ही जो है दर्दनाक खबर है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उस बाप की भी
और यकीनन देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोदी का नारा भी यहाँ खोखला साबित होता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये जो नारा है इसको बदल देना चाहिए और सारे हिंदुस्तान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक जो होते हैं, अहादीस मुबारक हैं जो लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में, बेटियों की फजीलत के बारे में, उससे वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी एक दरिंदा सिफत ने अपने ही बीवी के 3 रिश्तेदारों को गोली मार कर हलाक कर दिया। ये वाक़या हिंदुस्तान में नहीं पेश आया, लेकिन आपको बता दूँ कि हिंदुस्तानी निज़ाद अमरीकी के हाथों पेश आया है और ये वाक़या पेश आया है अमरीकी अटलांटा में, यानी जॉर्जिया स्टेट में पेश आया है, जहां पर आपको बता दूं 51 साल विजय कुमार ने अपनी ही बीवी को और उसके 3 रिश्तेदारों को मामूली बहस के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। और आपको बता दूं कि इनके 3 बच्चे भी थे जो बाप की इस हरकत को देखकर वो वहां से डर के मारे रवाना हो गए और एक जाकर वहां वो छुप गए और 12 साल बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया, 911 को फ़ोन किया और फौरी तौर पर 911 के वो जैसे ही फ़ोन किया, पुलिस चंद मिनटों में वहां पर पहुंच गई और उस बाप को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने देखा कि 4 लाशें हैं जो खून में लुटपुट पड़ी हुई हैं, जिसमें बताया जाता है कि 33 साल मीनू डोगरा ये विजय कुमार की बीवी है और उसके साथ आपको बता दें कि गौरव कुमार जिसकी उम्र 33 साल बताई जाती है और चंदा हरीश जिसकी उम्र 37 और दूसरा जो है हरीश चंद्र 38 उसकी उम्र बताई जाती है। ये तमाम की जिंदगियां खत्म हो गई। ये अच्छा हुआ कि बच्चों ने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए खुद को बाप की नज़रों से छुपा लिया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहां पहुंच गई। और अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि अटलांटा में जो हिंदुस्तानी कौंसल जनरल है उसने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या है और वो मुतवफ़ी जो हैं यानी जितने मक़तूलीन हैं उनके पसमानदा ख़ानदानों से राब्ते में हैं। जी देखिए, यकीनन गैर मुल्की का भी जो है गैर मुल्की लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उसका जो है एक बड़ा एक मसला ये बयान करता है। ये वाक़या जितना ये दर्दनाक वाक़या है उतना ही ये वाक़या ये भी जो है मतलब है कि ये भी एक पैगाम देता है कि गैर मुल्कों में जाके बसने वाले हिंदुस्तानियों में ऐसा क्या मसला हो रहा है कि वो इस तरीके से शिद्दत पसंद होते नफसियाती बीमारियां पैदा हो रहे हैं। नफसियाती जी इस तरीके इतने जो है ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, लंदन, यूके और जो है ऑस्ट्रेलिया जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दबाव होता है लोगों को और इस काम के दबाव की वजह से बहुत सारे नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या है कि एक शख्स ने अपने ही फैमिली के लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये वाक़या जहाँ दिल दहलाने वाला है वहीं एक पैगाम भी देता है समाज को, माशरे को। नफसियाती बीमारियों से महफूज रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नफसियाती बीमारियों का सवाल है, अमेरिका में ये कहा जाता है कि बहुत से लोग नफसियाती बीमारियों का शिकार हैं। इस मामले में सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लिया जाता है, लेकिन बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह वो कातिल इसराइल की मदद करते जा रहे हैं। कम अज़ कम 71,000 फ़लस्तीनियों का जो खसाई ने कत्ल किया है, इसराइली खसाई ने, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 61 मिलियन टन जो मलबा है अब उसे उठाने के मसला बहुत बड़ा यानी एक मसले की शक्ल वो इख्तियार करता जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि उस कसाई की मदद पूरी अमेरिका ने की थी। जो बाइडन हो या ट्रंप हो, पूरी तरह इसराइल के साथ खड़े हैं और एक कातिल के साथ खड़े हैं, एक जंगी मुजरिम के साथ खड़े हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब इसराइल की ईमा पर अमेरिका ईरान पर हमला करने की पूरी कोशिशें कर रहा है। और इस सिलसिले में तुर्किया के एक वज़ीर ख़ारजा का एक बयान आया है, फैदान उनका नाम है, उनका ये बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि इसराइल किसी भी तरह यही चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। तो बहरहाल नाज़रीन, अब अमेरिका का एक और हलीफ है यानी दोस्त मुल्क है बरतानिया। लेकिन फिर वक्त बरतानिया अमेरिका से नाराज़ है, उसके बावजूद भी ईरान के मसले पर अमेरिका और बरतानिया एक ही पेज पर नज़र आते हैं। बरतानिया ने अमेरिका की तखलीद करते हुए आपको बता दूँ कि कल ही अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा, जंगी जहाज़ और लड़ाका तैयारे रवाना कर दिए थे ईरान के बिल्कुल करीब। और अब बरतानिया ने भी इसी तरह के इक़दाम किए हैं और कहा कि हमने एहतियाती तौर पर ये
ये काम किया है। तो बहरहाल ईरान की जो क़यादत है उनका एक बयान मंजर आम पर आया और कहा है कि अगर अमेरिका या कोई और मुल्क ईरान पर हमला करता है तो ये पूरी मुकम्मल जंग होगी और ईरान हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। अगर ये जंग छिड़ जाती है तो समझिए तेलों की कीमत आसमान को छूने लगेगी। इसी तरह अशिया माहतियात की कीमत हो या फिर मुल्क, एक ही मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में महंगाई का सवाल हो, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और ख़ास तौर पर अमेरिका भी तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि अमेरिका पर जो कर्ज है, बैरूनी कर्ज है, एक्सटर्नल डेट जो है वो तकरीबन 36 खरब डॉलर का है और अमेरिका की मईशत अगर तबाह हो जाएगी तो अमेरिका का जो डॉलर सिस्टम है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी डॉस की जो है कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो किस तरीके से ट्रम्प का बयान सामने आए थे, अहमकाना बयान सामने आए थे और उसके बाद देखिए अमेरिका को यही फ़िक्र लाहक है कि दुनिया एक नए जो है वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। जी जी। माशी तबाही दुनिया का जो है एक बड़ा मसला बन गया है। रिसेशन की तरफ यूरोप चल रहा है। यूक्रेन की जंग ने एक नई जो है बेचैनी पैदा कर दी है इलाके में और जिस तरह के हालात हैं उन हालात ने यूरोप को भी बहुत परेशानी में मुब्तला कर रखा है। इन सारी जो है आलमी सिचुएशन के बीच में डॉलर का जो मामला है वो भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब देखिए, अब मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये आवाज़ उठने लगी है कि हम क्यों अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड हैं, हम क्यों जो है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन ने यूरो के नाम से एक करेंसी जारी की थी। जी जी। यूरोपीय यूनियन ने ये कहा था कि यूरो जारी करते हुए ये कहा था कि हम क्यों डॉलर पे इन्हिसार करें, हम अपनी करेंसी में बिजनेस करेंगे, अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे और अपनी करेंसी को आगे बढ़ाएंगे और डॉलर के हम ताबे नहीं रहेंगे। जी जी। क्योंकि डॉलर के ताबे होने का मतलब उनका ये कहना था कि डॉलर के ताबे होने का मतलब सारी मईशत का अमेरिका पे इन्हिसार। जी जी, दुनिया की सारी मईशत। आप हर चीज़ डॉलर में ख़रीद रहे हैं। जी। तो फिर डॉलर की कीमत के हिसाब से आपको अपने जो है तिजारत तय करनी होती है। तो उन्होंने यही कहा था। अब भी जो है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे जब वेनेजुएला पे हमला हुआ अमेरिका का और उसने सदर को उठा लिया वहाँ से, तो उसके बाद से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये जो है मुतालबात होने लगे हैं कि अब दुनिया को डॉलर से आज़ाद होना चाहिए। वैसे भी 140 ईयर्स होते हैं तो कोई भी करेंसी जवाल का शिकार हो जाती है। बिल्कुल। बहरहाल जी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये डॉलर का जो मामला है, ये जादू है, ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो आने वाला वक्त। वैसे भी अब ट्रम्प के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद में नामपल्ली का जो इलाका है वहाँ पर फर्नीचर शोरूम्स की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है और आपको बता दूँ कि वो फर्नीचर हब कहलाता है। आज वहाँ पर एक शोरूम में जो बताया जाता है कि सतीश बच्चा का शोरूम के गोदाम में ये वाक़या पेश आया, आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि शॉक सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है। तो बहरहाल धुएं के कसीफ बादल वहाँ पर आ गए थे। तकरीबन 2 घंटे तक कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया है और शहर में ट्रैफिक भी उस सिलसिले में दरहम बरहम होकर रह गई थी। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हम आपके सामने पेश करते रहेंगे और आप सियासत टीवी से बने रहें। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।